हेलो लर्नर, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आईसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि 2021 के क्वेश्चन हैं। और ये हमारा आईसीटी का पार्ट 2 है। इसके पहले भी हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो लिस्ट दी हुई है। ये मैंने आपको दिया था कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मेमोरी का साइज दिया हुआ है और उसको बिट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? यहाँ पर देखिए MB है, GB है, TB है और PB है। ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट है। तो ये आपको सीरीज मैंने बताई थी, लास्ट वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें समझा दी थी आपको। तो अभी यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है? मेगाबाइट। ठीक है, मेगा सबसे पहले क्या आता है? MB, फिर आता है GB, फिर TB आता है और फिर पेटाबाइट आता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये एकदम ठीक लगा हुआ है इधर, MB, GB, TB, PB। और MB को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20, GB को लिख सकते हैं 2 की पावर 30। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, टेराबाइट, और ये हो गया आपका पेटाबाइट। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो है A है वो रिलेटेड टू 3 हो जाएगा। A को 3 से रिलेट करेंगे, B को 1 से रिलेट करेंगे, C को 4 से। और ठीक है, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया हुआ था। आई थिंक ये आपने सॉल्व कर लिया होता। और ये सेम क्वेश्चन देखिए 2 बार आया था। तो एक बार मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझा दिया था, तो इस क्वेश्चन को मैं मान के चलती हूँ कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो 12th क्वेश्चन ये मैं डिस्कस करती हूँ इस वीडियो का। ये सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि वाईफाई हैज़ द शॉर्टर रेंज दैन ब्लूटूथ। स्टेटमेंट 1 ये बात कहता है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट द फास्टर रेट दैन ब्लूटूथ। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए, जो ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो इसका बैंडविड्थ जो है वो लो होता है ब्लूटूथ का, वाईफाई का हाई होता है। हार्डवेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लूटूथ अडाप्टर ऑन ऑल डिवाइस कनेक्टिंग टू ईच अदर हो जाता है, और मतलब ये डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है। और वाईफाई क्या होता है? ये वायरलेस होता है। ठीक है, वायरलेस तो ब्लूटूथ भी होता है। अगर आप देखें कि ब्लूटूथ तो उसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेंज तक, जो उसकी जो रेंज है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेंज जो है वो उसकी 10 मीटर होती है ब्लूटूथ की, और वाईफाई की 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। पावर कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर कंजम्पशन ब्लूटूथ में बहुत कम होता है और वाईफाई में ज़्यादा होता है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात बताऊँ तो सिक्योरिटी में ब्लूटूथ जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, वाईफाई उतना सिक्योर नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि क्या 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 चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाईफाई का जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का वो कहाँ कहाँ पे इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, माउस, कीबोर्ड, ऑफिस एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमस डिवाइसेस में होता है। यहाँ पे नोटबुक, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, इन सभी जगह पे हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो हमने क्या देखा कि जो वाईफाई का जो रेंज है, वाईफाई की जो रेंज है वो क्या है? वो तो 100 मीटर थी, और इसकी ब्लूटूथ की रेंज क्या है? 10 मीटर है। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरा कहता है कि वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट द फास्टर रेंज। यस, जो वाईफाई है वहाँ पे उसका रेट भी बहुत तेज़ होता है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे MBPS में डेटा आ जाता है। ठीक है, और ब्लूटूथ में तो जो है KBPS में आता है। सो ये स्टेटमेंट ठीक कह रहा है। सो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट 2 क्या हो गई? ट्रू हो गई। सो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1, लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में क्या कहता है? कंप्यूटर के टर्म्स दिए हुए हैं और उसका पर्पस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे OCR, OMR ये सभी चीज़ें हैं। पहले हम देख लेते हैं कि OCR, MR और OMR क्या होता है। तो OMR क्या होता है? फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर।
जैसे OMR हमने पहली बार कब सुना था OMR शीट फिल करनी होती है? कब? जब भी हम पहले ना जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते थे, वो ऑनलाइन जब नहीं होते थे, जब ऑफलाइन होता था, तो वहाँ पर एक OMR शीट मिलती थी। अगर आप देखें, जब से NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तब से ऑनलाइन होने लगा। उसके पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता था, वहाँ पे बुकलेट मिलती थी और एक शीट मिलती थी, उसमें हम जो भी ऑप्शन होता था उसको कलर करते थे, मतलब कि भरना होता था इस तरीके से। तो ये शीट क्यों मिलती थी? क्योंकि ये यहाँ पर जिस कलर कोई फिक्स रहता था कि ब्लू ब्लैक कलर से फिक्स कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कहीं पे पेंसिल से फिल करना होता था। तो ये क्यों होता था? जिससे कि जो चेक करना है, जो भी आंसर शीट है, वो एक मशीन में डाल देंगे और वो जो है, जो भी आंसर आपने मार्क किया होगा, वो अगर सही होगा तो वो फटाफट, सही गलत जो भी कुछ होगा वो फटाफट से रिजल्ट बता देगा। तो OMR जो होता है एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर होता है, यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल. It is used where one out of a few alternatives is be selected and marked. ठीक है, तो इट इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट एग्जामिनेशन हैविंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें इसका यूज होता था. आजकल तो हम ऑनलाइन ही एग्जाम लेने लग गए हैं, तो अब ये सिस्टम जो है नहीं है. अभी भी कुछ ऐसे एग्जाम हैं, जैसे कुछ शायद SSC या कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिनका शायद अभी भी इस OMR शीट के थ्रू एग्जाम होता है, बट धीरे धीरे सभी लोग जो है ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो OMR वो होता है. नेक्स्ट है कि OCR क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ठीक है, ये क्या था? ऑप्टिकल मार्क रीडर. ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी लिखा होगा तो भी OCR ही होगा. OCR एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है. जैसे कि आप स्कैन करते हैं ना चीज़ों को, तो वही आपका जो टेक्स्ट के लिए यूज होता है वो आपका यहाँ पर होता है. तो OCR is an input device used to read the printed text. OCR scan the text optically, character by character, convert them into the machine readable code. Optical character recognition of optical character reader is electronic or mechanical conversation image of typed handwriting और printed text कुछ भी है, तो उन सभी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस स्कैनर के थ्रू. ठीक है, where from scan the document, photos, इन सभी चीज़ों को हम इसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं. तो OCR क्या होता है? ये रिकॉग्निशन के लिए होता है, जो टेक्स्ट इमेज वगैरह जैसे हमें स्कैन करनी हो तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन होता है. और नेक्स्ट है यहाँ पे ईमेल. ईमेल तो आप समझते ही हैं, और इंस्टेंट मैसेजिंग ये भी आप समझते हैं. तो अब हम यहाँ पे इसका बेस्ट मैच ढूंढेंगे. जो हमें बेस्ट मिल जाएगा हमें उससे पहले मैच कराना है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज टू स्कैन टाइप हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका OCR. ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. यूज टू मार्क द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका OMR. ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग के यहाँ पे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब मतलब तुरंत की तुरंत जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों में सेम टाइम पे कन्वर्सेशन हो रहा है, इधर से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उधर से फिर बातें चल रही हैं, तो वो इंस्टेंट हो रहा है, तो वो सिंक्रोनाइज. एसिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हो चुकी हो उसके बाद में कोई जैसे आंसर आना जो भी रिसीवर का है, तो वो एसिंक्रोनाइज हो गया. ठीक है, तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है इंस्टेंट आंसरिंग क्वेश्चन या इंस्टेंट जो है कन्वर्सेशन हो रहा हो. और ईमेल क्या होता है? एसिंक्रोनाइज होता है. तो ये एकदम सही सही लगा हुआ है, इसमें कुछ भी अरेंज नहीं करना. A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो थर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? इसमें दिया हुआ है द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW ये क्या है, ये बात जानना चाहता है. तो जो WWW है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है. तो ये क्या है? कॉमनली नोन एज दी वेब. ठीक है,
is an information system enabling the document and other web resources to be accessed over the internet। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है a massive network of networks which are made up of various computer, the internet mark use of TCP/IP protocol, a company which allow a user to connect the internet, a collection of multimedia web page and other document which are stored on the website। तो ये बात बिल्कुल ठीक सही से समझा रहा है कि a collection of multimedia web page other documents which are stored on the website, और उसको ये शो करता है दैट इज द www। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP ये क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP ये क्या है, इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जैसे कई सारी लेयर होती है, वो लेयर क्या है, जैसे कि कोई डाटा हुआ तो किस तरीके से वो डाटा हम तक पहुंचता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं बीच में, उसके लिए एक कई सारे लेवल्स होते हैं, उनसे क्रॉस होकर के जो है हमें मैसेज मिलता है या हम जो मैसेज भेजते हैं वो रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसमें से एक लेयर होती है जिसको कि एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। उन सभी लेयर को मैं बाद में बता दूंगी किसी वीडियो में, बट यहाँ पे कह रहा है कि उसमें एक लेयर होती है जो कि एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट, जहां पर प्रोटोकॉल्स होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, हाइपर मीडिया के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि HTML के। इट वॉज डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर। ये कह रहा है कि इस चीज को इसलिए डिजाइन किया गया है जो कम्युनिकेट कर पाए वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टिव कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड आया कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। तो ये क्या होते हैं, देखिए वेब ब्राउजर क्या हुआ, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये क्या है, ये वेब ब्राउजर हो गया। ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये क्या है, वेब ब्राउजर्स है। वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर वो एक फिजिकल स्पेस होता है। जैसे कि अगर आप देखें कि जो भी UGC है, ठीक है, तो UGC के पास क्या होगा, एक उसका अपना सर्वर होगा ना, जहाँ पे वो अपनी जो भी चीज़ें, एक सर्वर रूम होता है, जो चाहे वो UGC हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोई भी IIT है, तो उनके पास क्या होता है, एक सर्वर रूम होता है जहाँ पर इस तरह के कई सारे जो है वो, जैसे अगर आप देखिए कि एक कंप्यूटर है तो उसका एक वो होता है, एक CPU जैसा होता है ना, तो एक सर्वर होता है जहाँ पे बहुत सारा डेटा इसके अंदर सेव होता है। तो ऐसे बहुत सारे लगे रहते हैं, पूरा एक रूम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको ठंडा रखते हैं, उसमें परमानेंट 24/7 AC चलता रहता है, क्योंकि अगर वो हीट हो जाएगा तो वायर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और जो सर्वर है, जो सर्वर रूम है, वो मतलब अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा ही चीज़ें, जो भी उसकी वेबसाइट्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो सकती है, मतलब अगर ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सर्वर रूम में जो है, सर्वर रूम को बहुत अच्छे से रखते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि उनका जो भी डेटा होता है वो उसी रूम के थ्रू फंक्शनिंग होती है उसकी। ठीक है, उसी सर्वर के थ्रू। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वेब ब्राउज़र है, अब वेब ब्राउज़र क्या हुआ, जैसे कि मैंने क्रोम पे कोई चीज़ सर्च करी तो मुझे क्रोम कैसे बताएगा, उसके वो भी कहाँ से जाएगा, जो भी मैं कीवर्ड्स टाइप करूँगी वो उस सर्वर के पास जाएगा, और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जो मैं बताऊँगी वो ढूंढ के लाके मुझे दे देगा। ठीक है, तो वो जाएगा सर्वर के पास से डेटा लेके आएगा, इसी के बीच का जो प्रोसेस है वहाँ पर ये यूज़ होता है HTTP। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपको समझ में आ गया कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट किस तरह से होगा, ये बात बताता है। प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये प्रोटोकॉल उनके लिए है जो भी हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन वगैरह को कलेक्ट करने के लिए होता है। अब HTTP define how message are formed
and transmitted, and what action web server and browser should take in the response to various command। तो जो HTTP है वो बताता है कि तुम्हें कौन सा मैसेज, मतलब जो भी पूछा है उसमें तुम्हें किस तरह से उस मैसेज को शो करना है अपने ब्राउज़र पे, जहाँ से वो मतलब जहाँ से उसने पूछा है चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये HTTP करता है। अब यहाँ पर उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। दूसरा है अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल यूजिंग व्हेन सेंडिंग ईमेल, प्रोटोकॉल यूज फॉर फाइंडिंग एन IP एड्रेस, फेचिंग एन HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेब सर्वर। तो ये बात सही बोल रहा है कि ये वेब सर्वर से हमें क्या चीज़ पिकअप करनी है, ये बात बताता है HTTP। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रानेट आर करेक्ट। तो इसमें से इंट्रानेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बात जानना चाहता है। तो इंट्रानेट, देखिए आपको तीन चीज़ें जाननी है, एक तो इंट्रानेट, एक इंटरनेट और एक एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या हुआ, इंटरनेट अगर इस इमेज के थ्रू आप समझें तो हम, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम चाहे आउट ऑफ द कंट्री अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी हम इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं, और मतलब कोई बाउंड्री नहीं है इंटरनेट की। तो इंटरनेट के थ्रू पूरा दुनिया, पूरी संसार जो है इससे कनेक्ट हो सकता है। अगर इंट्रानेट है तो वो क्या है, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, contained within the enterprises that used to securely shared company information and computing resources among the employees। तो इंट्रानेट में क्या होता है कि ये जैसे समझ लीजिए कि एक कंपनी हो गई, तो वो इस तरह से उस कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या उस कंपनी के और जितने भी मतलब ब्रांच होगी, वो अगर कनेक्ट करना चाहे तो इस तरह से वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपस में भी जो है मैसेज कर सकते हैं, तो ये हाईली सिक्योर्ड होता है इंट्रानेट। यहाँ पर क्या होता है और अच्छे समझते हैं कि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, सो ऑन वन कैन यूज द इंट्रानेट जिसके पास वो वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड होगा। जैसे आप देखें कि बहुत जो भी कंपनी होती है उसमें जो एम्प्लॉय जो भी जॉब करते हैं उनको एक आई कार्ड बना होता है। ठीक है, वहाँ पे उनका नाम वगैरह, यूजर नेम, ID पासवर्ड, एम्प्लॉय ID वगैरह सब होती है। तो वो क्या होता है कि वो अपनी एम्प्लॉय ID, आप देखें जब भी कभी जाते हैं ना कि रिलायंस फ्रेश में या आप DMart वगैरह में जाओ, जब भी आप बिलिंग कराते हैं तो अगर लॉग इन नहीं कर रहे होते हैं पहले से, तो आप वो क्या करते हैं वहाँ पे लॉग इन करते हैं, अपनी जो भी एम्प्लॉय ID होती है वो पासवर्ड उसको डालते हैं, तभी वो आपका बिल बनाते हैं। ठीक है, तो एक वैलिड उनकी यूज़र ID होती है और उनका पासवर्ड होता है, वो डालते हैं तभी वो इसको यूज़ कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इंट्रानेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड इंट्रानेट शेयर द लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। इंट्रानेट इज हाईली सिक्योर्ड होता है एंड हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ विजिटर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ यूज इन ऑर्डर टू गेट द एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन, टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह यहाँ पर होती है। तो इंटरनेट में यहाँ पर ये चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, कोलैबोरेट, जिस भी कंट्री, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोलैबोरेट कर रही है तो वो भी अपना डेटा वहाँ पर इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन, मीटिंग्स वगैरह इसके थ्रू आप इजीली अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रानेट जो हुआ वो सबसे मतलब छोटा रूप हुआ, फिर एक्स्ट्रानेट आता है और फिर आता है इंटरनेट जब हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, एक्स्ट्रानेट इज ओन्ड बाय आइदर सिंगल और मेनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज टू मैनेज द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड, समझ लीजिए कि जो इंटरनेट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रानेट है, उसमें सिर्फ और एम्प्लॉयज़ जो थे वही कनेक्ट हो पाए, और जो एक्स्ट्रानेट है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्लस कस्टमर हम उनको भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो हो गया एक्स्ट्रानेट का सर्वर। ठीक है, जैसे कि अगर देखो कि कुछ वेबसाइट्स, कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जहाँ पर वो अपने, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, तो बैंक में क्या करते हैं, एक उनके पास अपना इंट्रानेट भी होता है सर्वर और वो एक्स्ट्रानेट भी लेकर के रखते हैं, तो जैसे वो अपने कस्टमर को भी कनेक्ट कर पाते हैं और ये भी सिक्योर्ड होता है। ठीक है,
इंफॉर्मेशन बिटवीन दी इंटरनल मेंबर्स, एक्सटर्नल मेंबर के थ्रू वो लिंक कर सकते हैं, लाइक इंटरनेट के थ्रू। इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट नेटवर्क, सो ओनली दोज हु हैव द वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, तभी वो जो है एक्स्ट्रानेट को यूज कर पाएंगे। एक्स्ट्रानेट इज यूज टू चेक द स्टेटस, एक्सेस डेटा, सेंड ईमेल, प्लेस ऑर्डर, इन सभी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रानेट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो एक्स्ट्रानेट है वो दो इंट्रानेट को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और जो इंटरनेट है वो इन सभी के थ्रू जो है सबको कनेक्ट करता है। हम कहीं पे भी, मतलब जो इंटरनेट है वो तो मतलब वहाँ पे क्या है कि इंटरनेट के थ्रू तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बट इंट्रानेट तो उस कंपनी का स्पेसिफिक हो जाएगा, और एक्स्ट्रा नेट क्या होगा कि जहाँ पे कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो है जो कस्टमर है उनको भी वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें बताना है कि जो इंटरनेट से रिलेटेड है वो क्या है। एन इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बाय एनीवन, नहीं। एन इंटरनेट हैज़ पब्लिक एक्सेस, नहीं, ये तो नहीं होता है। दे आर मोर सिक्योर देन इंटरनेट, बिल्कुल सिक्योर तो बहुत ज़्यादा होता है। एंड इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द एक्सटर्नल लिंक्स, यस, हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल लिंक्स को। सो सी और डी सही है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट fills a computer system with replicating information, clogging the system so that operation are slow or stop। तो ऑप्शन में दिया हुआ है फायरवॉल, की स्ट्रोक्स, वॉर्म और जॉम्बी। तो इन सभी को समझ लेते हैं। देखिए की स्ट्रोक है, की स्ट्रोक तो जैसे ये कीज हो गई, तो की स्ट्रोक आर जस्ट इंटरैक्शन यू मे विद द बटन ऑन योर कीबोर्ड। की स्ट्रोक मतलब जो बटन आप प्रेस कर रहे हैं, दैट इज द की स्ट्रोक, ठीक है। की स्ट्रोक इज हाउ यू स्पीक इट टू द कंप्यूटर्स, हम जिस तरह से कंप्यूटर से बात करते हैं, दैट इज द की स्ट्रोक। ईच की स्ट्रोक ट्रांसमिट्स अ सिग्नल दैट टेल यू द कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। हम की स्ट्रोक से बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है। यहाँ पे जॉम्बी, जॉम्बी क्या होता है इसको देख लेते हैं। In a computing, zombing is a computer connected to the internet that has been compromised by the hacker। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो जॉम्बी होता है उसमें एक हैकर होता है, ठीक है, जो किसी वायरस के थ्रू, कंप्यूटर का कोई वायरस हो सकता है, कंप्यूटर वॉर्म हो सकता है, टॉर्जन हॉर्स हो सकते हैं, ये सभी वायरस के नाम है, ठीक है। और प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म मैलिशियस टास्क अंडर द रिमोट डायरेक्शन ऑफ द हैकर। अब जैसा रिमोट चाहे उस तरीके से उसको परफॉर्म करवा सकता है। ज़ॉम्बी कंप्यूटर ऑफन कोऑर्डिनेट टुगेदर टू बोटनेट कंट्रोल्ड बाय द हैकर। जैसे कि अगर आप देखें कि होता क्या है कि इस इमेज में आप देखिए, जैसे क्या हुआ कि कोई रिजल्ट आना है, लेट्स सपोज इज कि 12th क्लास का रिजल्ट आना है, ठीक है। अब किसी वेबसाइट से वो आएगा रिजल्ट, वहाँ पे डिस्क्लोज होगा। तो यानी कि क्या होगा कि एक उसी समय जब रिजल्ट आएगा तो उसी समय पे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है उस वेबसाइट पे जो है जाना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो जो जॉम्बी है यानी कि जो हैकर है, उसने क्या किया कि कुछ वायरस के थ्रू, ये सभी डिवाइसेस जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थे, तो और इस वायरस के थ्रू इसने जो है इन 3 लैपटॉप को जो है हैक करने की कोशिश की, हैक कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये जहां जहां जाएंगे, ठीक है, उसको भी ये कैप्चर कर लेगा। फिर ये जहां जहां जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख तो रहे हैं सिर्फ 3, बट ये बहुत सारे होते हैं, और ये 3 उसके बाद भी बहुत सारे आगे आगे कनेक्ट होते हैं कि ये जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, उसके थ्रू ये मेन का काम क्या होता है कि जिस वेबसाइट के पे ये जा करके किसी एक वेबसाइट को, पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है क्रैश करना चाहते हैं। तो ये ज़ॉम्बी ये काम करते हैं कि वेबसाइट को क्रैश करते हैं, और कैसे करेंगे, ये जो वायरस होता है उसके थ्रू ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि ज़ॉम्बी कंप्यूटर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक बोटनेट की तरह हो जाता है, और वो हैकर अपना काम कर लेते हैं, यानी वेबसाइट को क्रैश कर देते हैं। एंड यूज फॉर एक्टिविटी सच एज स्प्रेडिंग द ईमेल स्पैम। और किस लिए यूज किया जाता है, एक स्पैम मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइड सर्विस अटैक, ठीक है, एक ही अटैक होता है। अटैक का मतलब वही होगा कि वेबसाइट को
जो वेब सर्वर है उसको क्रैश करना, ठीक है। और मोस्ट विक्टिम्स आर अनअवेयर एंड देयर कंप्यूटर हैव बिकम ज़ॉम्बी। वो जो कंप्यूटर जो चलाने जो लोग होते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर ज़ॉम्बी के कंट्रोल में है और वो एक तरीके से बोटनेट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ज़ॉम्बी। और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका वॉर्म था कि वॉर्म क्या होता है। वॉर्म एक ऐसा वायरस होता है जब कंप्यूटर सिंपली कंप्यूटर है तो भी उसमें जो है वो वायरस अपने आप आ जाता है। तो वायरस रिफर टू द मैलिशियस प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ, वो खुद से आ जाता है, ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट अ नेटवर्क, मोस्टली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के अपने आप जो है वॉर्म आ जाता है, एक वायरस आ जाता है। यूजुअली अ वॉर्म इज मोर डेंजरस अदर वायरस बिकॉज इट कैन स्प्रेड मोर क्विकली, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अ वॉर्म कुड इन्फेक्टेड ऑल योर ईमेल कॉन्टैक्ट, ईमेल वॉर्म्स एज यू हैव लाइकली guess and email worms infected vector choice is email, instant message worm होता है यहाँ पे, और किस तरीके से फाइल शेयरिंग वर्म होता है, इंटरनेट वर्म्स होता है और मॉरिसन वर्म, इस तरह ये सारे जो है इसके टाइप हैं। तो जो वर्म होता है वो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे किसी ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें इनमें से वो वाला वायरस बताना है दैट फिल्स अ कंप्यूटिंग सिस्टम सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद से ही जो आ जाए, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, मतलब रिप्लिकेटिंग का मतलब क्या है कि एक ही काम को बार बार करते रहना, वो उसको रिप्लिकेट कहते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो आपका वॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका वॉर्म हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, बोलता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड मैलवेयर। कह रहा है कि जो रोम में जो रीड ऑनली मेमोरी है उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो परमानेंट स्टोर होते हैं और उसको कहते हैं मैलवेयर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मैलवेयर क्या होता है, मैलवेयर तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, इज अ फाइल कोड टिपिकली डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क दैट इन्फेक्ट्स और एक्सप्लोर द स्टील कंडक्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं वो जो है मैलवेयर करते हैं, ये स्टील वगैरह करते हैं और इस तरीके की चीजें जो है वो मैलवेयर होती हैं। टाइप्स ऑफ मैलवेयर, कौन कौन से मैलवेयर हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये नाम यहाँ पर लिखा है, स्पाईवेयर है स्टील करने के लिए कुछ डेटा को, एडवेयर क्या होता है, स्पैम एड्स वगैरह जो आते हैं, वॉर्म्स कैसा होता है जो खुद से ही सेल्फ स्प्रेड हो जाता है, टॉर्जन हॉर्स क्या होता है, स्नीक मैलवेयर ऑन टू योर पीसी, एंड बोटनेट क्या होता है, टर्न योर पीसी इनटू दी जॉम्बी, ठीक है। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर मैं रोम की बात करूं तो रोम में क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी होती है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज दैट कम टू डिवाइस एंड ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे होता है, और यहाँ पर रोम में चिप्स लगी होती है कंप्यूटर में, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक जो भी मेरा हार्डवेयर है वो किस तरीके से फंक्शनिंग करेगा ये रोम डिसाइड करता है, उसमें वही चीज़ें इंटर की जाती हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में कहता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो परमानेंटली स्टोर्ड होता है रोम में, दैट इज कॉल्ड दी मैलवेयर, उसको मैलवेयर कहते हैं। तो रोम तो मतलब रोम में तो जो डेटा होता है वो आपका सही डेटा होता है जिससे आपकी हार्डवेयर परफॉर्म करेगा, मैलवेयर तो एक मैलिशियस चीज होती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, द यूज ऑफ इंटरनेट, सेल फोन और अदर डिवाइसेस टू सेंड और पोस्ट दी कंटेंट इंटेंड टू, उसका इंटेंडेड क्या है, हर्ट करना और इम्ब्रेस करना किसी पर्सन को, उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग इज यूज ऑफ सेल फोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, चैट रूम और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक या ट्विटर्स, वहां पर हैरेश किया जाए, किसी को डराया जाए, धमकाया जाए, इंटेंडेड टू समवन। साइबर बुलिंग इज ऑफन डन बाय चिल्ड्रन वगैरह, उन लोगों के साथ की जाती है, ठीक है, वो लोग ज्यादातर करते हैं दूसरों के साथ। अब आती है यहाँ पे साइबर बुलिंग किस किस तरीके से होता है, जैसे कि मीम्स वगैरह बनाना, किसी के साथ प्रैंक कर देना, हैकिंग इनटू द समवन, गेमिंग और नेटवर्किंग प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल वगैरह हैक हो जाती है ना फेसबुक की, बीइंग रूड ऑन मीम टू समवन, ऑनलाइन गेम, स्प्रेडिंग सीक्रेट्स टू और र्यूमर्स जो है
बढ़ाना आगे, वो भी एक तरीके का साइबर बुलिंग है। प्रिटेंडिंग ऑफ समवन टू बी स्प्रेड हर्टफुल मैसेज ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें आपकी साइबर बुलिंग होती हैं, कि ब्लेम लगाना कि ऐसे हो वैसे हो, ये आपका साइबर बुलिंग हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, कि साइबर बुलिंग कह रहा है कि कॉल्स वगैरह अदर डिवाइसेस पे सेंड किए जाते हैं, पोस्ट करना, लोगों को जो है हर्ट करना, ये काम होता है साइबर बुलिंग का। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, सो 4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, with respect to computers which of the following permanent storage device, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ऐसा है जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए बताया था आपको कि प्राइमरी हो गया सेकेंडरी हो गया, जो प्राइमरी मेमोरी में जो ये रैम होता है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से आपकी ऐसी मेमोरी होती है जिस समय जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो बस उसी समय पे ये चीज़ें, ये जो मेमोरी यूज़ होती है वो आपकी रैम मेमोरी होती है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो ये मेमोरी ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाती है। इसको कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी की जो भी मेमोरी है ये सभी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी तो परमानेंट होती है और ये वाली मेमोरी भी परमानेंट मेमोरी होती है। तो इनमें से हमें कौन सा पिक करना है, परमानेंट वाला देखना है। तो सिंपल है, रैम आपकी कैसी हो जाएगी, ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये तो डिलीट हो जाती है, हमें इसको नहीं रखना। और 3 ऑप्शन है, सो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तीनों ही आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ABC ऑप्शन फर्स्ट में है, सो फर्स्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 28th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, हमें मैच करना है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है कंप्यूटर के टर्म्स और यहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं माउस, मॉडम, पेन ड्राइव, ओपेरा, ये 4 चीज़ें हैं, इसे हमें मैच कराना है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल ठीक बात कहता है। ठीक है, अच्छा ओपेरा क्या है, ओपेरा एक आपका वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका सर्च इंजन और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र का मतलब क्या हुआ, वो जो ऐप होती है, जो आपके लैपटॉप में जो ऐप है, जैसे अगर मैं देखूं कि गूगल की बात करूं तो क्रोम जो है इसका वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, ओपेरा का एक वेब ब्राउज़र होता है, मोजिला का क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। यानी कि एक ऐप प्रोवाइड करते हैं जिसके अपने कुछ सर्टिफाइड तरीका होता है उस पर सर्च करने का, तो वो क्या हो गया, आपका ब्राउज़र हो गया। अब गूगल के पास क्या है, इसके पास अपना सर्च इंजन भी है। ठीक है, तो क्रोम के पास क्या है, अपना सर्च इंजन भी है और इसका अपना एक वेब ब्राउज़र भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो जो वेब ब्राउज़र होता है टेक्स यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, इट रिलेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वेब एंड डिस्प्ले ऑन योर डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये होता है आपका वेब ब्राउज़र। तो ओपेरा क्या है, आपका एक वेब ब्राउज़र हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मॉडम, और मॉडम क्या होता है, मॉडम जो आप इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, उसे मॉडम कहते हैं। पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह लगा करके उसमें कुछ भी फाइल कर रखना हो तो हम उसमें रख सकते हैं। सो ए इज रिलेटेड टू 1, ठीक है, बी इज रिलेटेड टू 4, सी इज रिलेटेड टू 2, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। सो थर्ड इज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली क्विज़ेस प्रोवाइड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।